जब बर्फ आग से मिलता है, जब प्रकृति का क्रोध का टकराव एक ऐसे जीव से होता है जिसका जन्म ही विनाश के लिए हुआ हो, तब ऐसे युद्ध का परिदृश्य सामने आता है जब बर्फ की शक्तियों से लिप्त सभी टाइटन्स की जननी टाइटनोसीमू का टकराव दूसरों के अंत का कारण बनने वाले टाइटन डेस्टोरोया से होता है। तो क्या हो अगर दो महाविनाश आपस में उलझ जाए, किसकी होगी जीत? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले बात करें डेस्टोरोया की, तो धरती पर 25 लाख सालों पहले बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का विकास होना शुरू हुआ था और वो उसी स्थिति में साल 1954 तक थे। परंतु जब गॉडजिला को मारने के लिए ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया गया था, तभी उसी के प्रभाव से सभी सूक्ष्म जीवों में म्यूटेशन होने लगी और वो आपस में जुड़कर एक विशालकाय मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं और उसी मॉन्स्टर का नाम है डेस्टोरोया। शायद आप इसके नाम के पीछे का कारण भी समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की वजह से इसे डेस्टोरोया कहा गया। खैर, ये तो हुई डेस्टोरोया की ओरिजिन की बात। वहीं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो डेस्टोरोया एक निर्दयी दानव है जो बिना रहम के किसी पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि इसे पता है कि इसे मार पाना काफी कठिन है। और इसके पीछे का कारण आप इसके ओरिजिन से ही समझ गए होंगे, क्योंकि ये खुद को कई ऑर्गेनिज्म से कंबाइन करके बना सकता है। इसके साथ ही ये खुद को अलग भी कर सकता है, यानी इसमें डिवीजन और रिकॉम्बिनेशन की भी एबिलिटी मौजूद है। इसलिए ये अपने टारगेट के अनुसार खुद को काफी विशाल या खुद को काफी छोटा करके अपनी पूरी सेना खड़ी कर सकता है। और शायद ये एबिलिटी काफी यूनिक और स्पेशल है। वहीं इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल है जिसने कई बार गॉडजिला के एटॉमिक रे को सहा है। हालांकि काफी बार रेड स्पाइरल रे के वार से इसने खून की वॉमिटिंग करना शुरू कर दी थी और इसका चेस्ट का वो हिस्सा भी डैमेज हो चुका था जिससे ये बीम निकालता था। पर मल्टीपल टाइम्स तक गॉडजिला के एटॉमिक रे को बर्दाश्त कर जिंदा रहना ही इस बात का प्रमाण है कि ये कितना ड्यूरेबल है। साथ ही इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब की है। इस बात का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने अपने पूंछ से गॉडजिला के गर्दन को लपेटकर काफी दूर तक घसीट दिया था, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। यानी 1 लाख टन वाले जीव को इतनी आसानी से घसीट देना शायद ये काफी है इसके स्ट्रेंथ को समझने के लिए। पर इसकी सबसे खास एबिलिटी है इसकी माइक्रो ऑक्सीजन बीम, जो इतना खतरनाक होता है जिससे ये कैसे भी मॉन्स्टर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इसने अपने ऑक्सीजन रे से गॉडजिला जूनियर को भी मार डाला था। और डेस्टोरोया की एबिलिटी बस यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी एक और खास एबिलिटी है एनर्जी ड्रेनिंग। डेस्टोरोया अपने मुंह के अंदर बने एक जौ के सेट से दूसरों के एनर्जी को सोख सकता है ताकि सामने वाले की शक्ति डेस्टोरोया में आ जाए और ओपोनेंट कमजोर पड़ जाए। इसके साथ ही अगर ये किसी को काट ले तो ओपोनेंट के खून में ये माइक्रो ऑक्सीजन मिला देते हैं ताकि ओपोनेंट की एनर्जी कम होती जाए। अब अगर आपको लग रहा होगा कि डेस्टोरोया की इतनी एबिलिटीज हो सकती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके पास डीएनए एब्जॉर्प्शन की भी पावर है। डेस्टोरोया अपने दुश्मनों पर हमला करके उसके शरीर में माइक्रो ऑक्सीजन इंजेक्ट कर सकता है। बाद में वो माइक्रो ऑक्सीजन दुश्मनों के डीएनए को एब्जॉर्ब करके उसके एबिलिटीज को भी सोख सकता है। इसके साथ ही डेस्टोरोया का सींग इतना मजबूत है जिसके हमले से ये किसी भी मॉन्स्टर के स्किन को फाड़कर उसके शरीर में घुस सकता है। इसकी स्पाइक और क्लोज भी इतनी खतरनाक होती है जिससे मेटल भी डिफॉर्म हो सकते हैं। और इसका टेल भी काफी मजबूत और शक्तिशाली है। डेस्टोरोया का चेस्ट बीम या स्टमक बीम भी इतना घातक होता है जिसने गॉडजिला के पूंछ को भी काट दिया था और उसके डोर्सल प्लेट को भी काफी नुकसान पहुंचा दिया था। इसके अलावे यह अपने टारगेट्स पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर छोड़ सकता है जो सामने वाले के सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे धराशायी कर जमीन में गिरा देता है। लेकिन डेस्टोरोया के पास एक कमजोरी भी है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में यह काफी कमजोर पड़ जाता है। खैर, ये तो सारी बातें हुई डेस्टोरोया के बारे में। वहीं अगर बात करें टाइटनोसीमू की, तो इसे एंसेस्टर टाइटन, एंशिएंट टाइटन तथा मदर ऑफ ऑल टाइटन के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 532 फीट ऊंचाई तथा पूंछ सहित लगभग 1200 फीट लंबाई के साथ ये मॉन्स्टर वर्स की सबसे बड़ी टाइटन है तथा वजन में भी ये करीब 2 लाख मेट्रिक टन जितनी भारी है। 4 पैरों वाले इस मॉन्स्टर का पूरा शरीर रेप्टिलियन स्क्यूट से ढकी हुई है और रंग में ये पर्पलिश व्हाइट है। इस मदर टाइटन के स्पाइक्स पूरे शरीर पर उभरे हुए हैं, जिसका आकार गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से भी काफी विशाल है। इसके पूंछ के आकार को भी देखा जाए तो शायद ही 4 पैरों वाला कोई ऐसा मॉन्स्टर होगा जिसके इतने लंबे पूंछ निकले हुए हो।
और इसकी पूंछ घातक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसके पूंछ के अंत में 4 थेगोमाइजरस लगे हैं, जिस वजह से इसके पूंछ की एक स्ट्राइक लीथल हो सकती है। हालांकि जब GXK की ट्रेलर आई थी तब सभी ऐसा सोच रहे थे कि सीमू नामक कैरेक्टर धरती को फिर से बर्फ में तब्दील करने वाली है, पर मूवी ने सच दिखला दिया। ये बात नहीं है कि सीमू ऐसा नहीं कर सकती थी, बल्कि वास्तविकता तो ये थी कि सीमू ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब ये स्कार के कंट्रोल में भी थी, तब जब स्कार पहली बार सीमू को कॉन्ग पर हमला करने का इशारा करता है तब सीमू हमला करने से झिझकती है, पर जब स्कार क्रिस्टल से इशारा करता है तब मजबूरन सीमू को हमला करना पड़ता है। पर उस वक्त भी सीमू फुल पोटेंशियल के साथ हमला नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो कॉन्ग हमारे बीच नहीं रहता। सीमू यूं ही मदर ऑफ ऑल टाइटन नहीं कहलाती, बल्कि दूसरे टाइटन को चोट पहुंचाने में इसे बुरा लगता है। इसलिए जब ये स्कार के बंधन से छूटती है तब इसे विनम्र टाइटन तो हम गॉडजिला को भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंत में सीमू कॉन्ग को अपनी सवारी करवाती है, वो भी बिना किसी कंट्रोल के। हालांकि इसे धरती पर या इसके टाइटन पर खतरा महसूस होता है, तब इससे ज्यादा खूंखार टाइटन भी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक क्रायोजेनिक टाइटन है जिसके पास पूरे विश्व को समाप्त करने की ताकत है। फिजिकली भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसके आगे गॉडजिला की भी पावर फीकी पड़ जा रही थी। यहाँ तक कि गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी इस पर टूट पड़े थे, पर सीमू गॉडजिला को हवा में ऐसे उछाल फेंकी मानो किंग ऑफ द मॉन्स्टर की कोई रिस्पेक्ट ही न हो, और कॉन्ग तो बीस्ट ग्लोव के साथ भी इससे बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। और याद रहे इस वक्त भी यह नियंत्रण में थी, क्योंकि यदि ये स्वतंत्र होकर लड़े तब गॉडजिला और कॉन्ग क्या किंग गिदोरा भी इसके खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी सीमू से कोई जीत नहीं सकता। बात करें सीमू के इंटेलिजेंस की तो सीमू की विल पावर और बुद्धि लाजवाब की है। इसलिए स्कार के कितना चाहने के बावजूद भी न तो इसने धरती पर हिमयुग की शुरुआत करी और न ही मूवी में इसके हाथों से कोई अच्छा टाइटन का अंत हुआ। हालांकि जब यह नियंत्रण से आजाद होती है तब इसने सबसे बड़े खतरे स्कार का ही अंत किया और कॉन्ग का साथ देकर एक समझदारी भरा फैसला किया, क्योंकि नियंत्रण में रहने के बावजूद भी इसे सच्चाई को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी, जो इसके अच्छे इंटेलिजेंस को दर्शाता है। सीमू के पास बर्फ जमाने की एक अद्भुत शक्ति है जिसे फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ये ब्लास्ट इतना घातक होता है कि परमाणुिक स्तर पर चीजों से लेकर धरती जैसे विशाल ग्रह को भी बर्फ में तब्दील कर सकती है। इसलिए इवॉल्व हो चुका गॉडजिला भी कुछ पल के लिए इसके फ्रॉस्ट बाइट से जम गया था। कॉन्ग का हाथ बुरी तरीके से घायल हो चुका था और सेकेंडों में इसने स्कार को बर्फ का पुतला बना दिया। फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट के अलावा इसकी प्रेजेंस से ही चीजें बर्फ में बदलना शुरू कर देती है। इसलिए जब इसे पहली बार दिखाया जाता है तब लावा ग्राउंड भी बर्फ में बदलना शुरू हो जाती है, यानी ये अटैक से ज्वालामुखी तक को बर्फ में तब्दील कर सकती है। पर क्या सीमू डेस्टोरोया को भी बर्फ में तब्दील कर पाएगी? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही मॉन्स्टर एक एपेक्स किस्म के टाइटन हैं, जिसके शक्तियों की सीमा को आंका भी नहीं जा सकता। एक तो पूरे धरती पर मौजूद सभी जीवों का खात्मा कर सकता है, तो दूसरा का नाम ही विनाश करने वाला मॉन्स्टर है। इसलिए दोनों को कंपेयर करें तो आकार, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस तथा स्टेमिना में बेशक सीमू काफी हद तक आगे है, पर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, IQ तथा स्पेशल एबिलिटी का बादशाह बेशक डेस्टोरोया ही है। भले ही सीमू को आप मदर ऑफ ऑल टाइटन कह लो, पर डेस्टोरोया किलर ऑफ द टाइटन है। हालांकि अगर सीमू पूरे धरती को जमाने वाली आखिरी पावर का इस्तेमाल डेस्टोरोया के खिलाफ कर दे तब तो निसंदेह इस बैटल का विनर सीमू ही निकलेगी, वरना डेस्टोरोया को हराना इतना भी आसान काम नहीं। तो इस मुकाबले में जीत अगर सीमू अपने फुल रेंज मोड में हो तो बिल्कुल सीमू ही जीतेगी। खैर, आपका इस पर राय अलग हो सकता है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।